हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आप भी आज ठान लीजिए कि मुझे जीतना ही है और हर हालत में जीतना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ मेरे रास्ते में आए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 24 दिसंबर के करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको पूरे डिटेल में हम देखेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप ऐसे ही जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर का कि हाल ही में किसे एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत अग्रवाल। देखिए, जो आपके विनीत अग्रवाल हैं इन्होंने इस पद पर हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी निरंजन हीरानंदानी की जगह ली है। और आपको बता दूं, इसके अतिरिक्त यानी कि जो कि विनीत अग्रवाल है इनको तो बनाया गया है एसोचैम का नया अध्यक्ष, लेकिन इनके अतिरिक्त अभी हाल ही में जो है रीन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमित सिन्हा को एसोचैम का नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो दो नियुक्तियां हुई हैं, अध्यक्ष की और वरिष्ठ उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा। देखिए, विनीत अग्रवाल जो आपके हैं ये वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये अब जो है एसोचैम के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। और देखिए, आपका एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, जो आपका वार्षिकांक 2020-21 है इसका पीडीएफ तैयार हो चुका है और ये पीडीएफ अब जो केवल और केवल आपको 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये मिल जाएंगे और इसमें आपको जो है 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के जो है जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे मिल जाएंगे डिटेल में भी पूरे विस्तार से। मैप वगैरह भी आपको मिल जाएगा इसमें और सारे डाटा आपको जो है जैसे नोबेल प्राइज़ के डाटाज हो गए और जितने भी अवार्ड्स हैं, आईफा अवार्ड वगैरह हो गए, मतलब जितने भी पुरस्कार सम्मान हैं, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रश्न हैं, जितने भी मतलब प्रश्न हो सकते हैं सारे के सारे कवर किए गए हैं। कुल 3500 प्लस करंट अफेयर इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे और वो भी पूरे डिटेल में, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, मतलब जितने एग्जाम लगे हुए हैं सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने आगामी परीक्षा में, क्योंकि ये इकलौता पूरे मार्केट में ऐसा पीडीएफ है जिसमें 3500 करंट अफेयर आपको मिलेंगे एक ही पीडीएफ में, वो भी पूरे साल का कंटेंट डिटेल में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंडमान और निकोबार का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार का डीजीपी बनाया गया अभी हाल ही में सत्येंद्र गर्ग को। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में थोड़ा सा आज हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि इसके बारे में आज तक हम लोगों ने कभी डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं डीके जोशी। यहाँ की पॉपुलेशन है 4.34 लाख और यहाँ की ऑफिशियल एनिमल है यानी कि यहाँ का जो राजकीय पशु है इसका नाम है डुगोंग। और अंडमान और निकोबार के बारे में कुछ खास फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम से कम यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में, मतलब 6 में से कम से कम एक प्रश्न आपको कभी कभी मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और देखिए ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पर जब आप जो है थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपको ब्लू वाला घेरा दिख रहा है, देखिए छोटे छोटे आपको आइलैंड दिख रहे हैं, तो इसको हम अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं छोटे छोटे, तो इसकी भी संख्या मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये 6 और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 और 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है और ये जो है 572 द्वीपों का समूह है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार कितने द्वीपों का समूह है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये 572 द्वीपों का समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा म्यांमार के नेगरिस अंतरीप से 193 किलोमीटर दूर है और कोलकाता से ये 1255 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है
और जो आपका चेन्नई है, चेन्नई से ये 1190 किलोमीटर दूर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये दूरी भी याद रखेगा, ये दूरी एग्जाम में पूछी गई है पिछले एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, एसएससी वगैरह में, रेलवे में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं वर्तमान में। देखिए आपका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, थोड़ा सा मैप में हम आते हैं। ये आपका ऊपर वाला देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो है दो टुकड़ा दिख रहा है, ऊपर और नीचे। यहाँ पे आपको 10 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये 150 किलोमीटर चौड़ा चैनल है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसको याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल के बारे में। देखिए जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। तो इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। और ये क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको एक आज का जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है अंडमान और निकोबार के बारे में। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी। देखिए पिछली परीक्षाओं में रेलवे के क्या पूछा गया था कि जल्लीकट्टू जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में था, ये खेल किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य आपका है तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है इसने कुछ शर्तों के साथ तमिलनाडु में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी है। देखिए जो तमिलनाडु की सरकार है इसने कुछ शर्तों के साथ अपने राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दी है। देखिए जल्लीकट्टी खेल जो है ये इसके खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी, मतलब अगर अब इस समय वर्तमान में अगर जल्लीकट्टू का खेल आयोजित करना है तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या निश्चित कर दी गई है। इनकी संख्या जो है 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि सांडों की जो दौड़ होती है, देखिए जल्लीकट्टू में क्या होता है, सांड एक होता है वो दौड़ाता है लोगों को, पीछे पीछे लोग भागते हैं, ठीक है। तो इस सांडों की दौड़ में 150 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। सांड तो एक ही होगा, दौड़ाएगा 150 लोगों को। और देखिए जो जल्लीकट्टू के खिलाड़ी होंगे इनको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि पहले टेस्ट कराएं और दिखाएं कि हमें भैया मतलब हम जो है कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, यानी कि कोरोना नेगेटिव हैं। और साथ में एक कंडीशन और है कि जितना मतलब जो खुला प्लेस होगा, मतलब मान लीजिए इस एरिया में जो है जल्लीकट्टू आयोजित हो रहा है तो यहाँ पे जो है जितना भी इसका क्षमता होगा, अगर इस एरियाज में किनारे किनारे 300 लोग खड़े हो सकते हैं तो इसकी क्षमता 50% कितनी होगी, 150। तो 150 लोग जो है यहाँ पे खड़े होकर इस खेल का जो है तमाशा देखेंगे। तो ये कंडीशंस रखी है तमिलनाडु की सरकार ने। देखिए तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं इरप्पी के पलानीस्वामी और यहाँ की पॉपुलेशन है 6.79 करोड़। और आज मैं आपको थोड़ा सा तमिलनाडु की सैर करा दूँ। देखिए तमिलनाडु में थोड़ा सा हम घुस जाते हैं। देखिए ये भारत का मैप आपको दिख रहा है, इसके दक्षिणी सिरे पे आपका बिल्कुल तमिलनाडु स्थित है। और देखिए जो आपका तमिलनाडु है 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर जो है चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। थोड़ा सा इतिहास भी आज फोकस कर लीजिए। और देखिए तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों के शासन के बाद जो है 200 वर्षों तक दक्षिणी भारत पर चोल साम्राज्य का भी आधिपत्य रहा। मुसलमानों ने भी धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी यहाँ पे तमिलनाडु में। और इसे 14वीं शताब्दी के मध्य में जो है बहमनी सल्तनत कायम हुई यहाँ पे, यानी कि तमिलनाडु में जो है 14वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत जो है कायम हुई थी। और देखिए ब्रिटिश शासनकाल में जो आपका तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी से इसको अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। 1968 की बात है, 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा। देखिए जो आपके धर्मेंद्र जी हैं, ठीक है, इन्होंने 6 दशक यानी कि लगभग 60 सालों के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया है। और अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता भी हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पांचवा प्रश्न है कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस यानी कि माइनॉरिटीज राइट डे किस दिन मनाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 18 दिसंबर। और देखिए पहली बार जो आपका विश्व अल्पसंख्यक दिवस है ये 18 दिसंबर 1992 को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किस लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 18 दिसंबर को हर साल क्या मनाते हैं, विश्व अल्पसंख्यक दिवस। और पहली बार विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया था 18 दिसंबर 1992 को। देखिए अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में देखिए जो आपके बुद्धिस्ट हैं और क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम समुदाय, ये सभी अल्पसंख्यक कैटेगरी में हैं जिनकी संख्या कम है। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है। और देखिए जिस देश में जिस कम्युनिटी की जो आबादी है सबसे कम होती है उनको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में डाला गया है। और इसके लिए कुछ संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं कि कौन कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक हुआ, और उसके आधार पर जो है मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि किस समुदाय को अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा जाए और उसको जो है कुछ विशेष पैकेज और राहत सामग्री और लाभ दिया जाए। छठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये किस तिथि को मनाता है। देखिए ये तो तिथि आपको सबको पता होनी चाहिए। देखिए 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। देखिए भारत में हर साल 23 दिसंबर अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाता है। और क्यों मनाता है, क्योंकि ये दिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाता है। चौधरी चरण सिंह कौन थे, देखिए ये किसानों के बहुत ही प्रेमी थे, किसानों के ये नेता कहे जाते थे। और ये जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो है ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दी थी। याद रखिएगा चौधरी चरण भारत के 5वें पीएम थे और इन्हीं के जो है जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे। सातवां की हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा बलों के साथ मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने जो है भारत के जितने भी सुरक्षा बल हैं जैसे कि जल थल वायु तीनों सेना के सुरक्षा बल, तो उनके साथ जो है मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो आपका मिलिट्री सैलरी पैकेज है ये क्या है, देखिए इसको जो है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज नाम दिया गया है। और इसके तहत कुल 8,200 से अधिक घरेलू शाखाओं और लगभग 20,000 व्यापार संवाददाता टच पॉइंट के बैंक के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और इस पैकेज में निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा, स्थायी कुल विकलांगता कवर दिया जाएगा, आंशिक विकलांगता कवर भी दिया जाएगा और बड़ी मात्रा में वायु दुर्घटना बीमा कवर के साथ साथ सेवारत कर्मियों की मृत्यु के मामले में उच्च शिक्षा कवर और लड़की विवाह कवर भी बहुत ही आकर्षक लाभ है इस बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज में। याद रखिएगा कि बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज को अभी हाल ही में जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने स्टार्ट किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है देखिए इसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया, एमडी और सीयूएस के संजीव चड्ढा जी। आठवां प्रश्न की हाल ही में यूएन वीमेन और किस राज्य सरकार ने भारत के पहली जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए एक समझौता किया। तो देखिए अभी हाल ही में केरल की सरकार ने यूएन वीमेन के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत केरल राज्य में जो है पहला भारत का जो है जेंडर डेटा हब स्थापित किया जाएगा। देखिए जो आपका यूएन वुमेन है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या चीज़ है, ये एग्जाम में पूछा सकता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस वुमेन है तो इसको जो है हम यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के नाम से जानते हैं और इसका मुख्यालय आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी जुलाई 2010 में। और केरल के जो मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, देखते हैं आज कितने लोग सही जवाब देते हैं। और एक सवाल का और जवाब देना आपको कि साक्षरता की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। नहीं पता, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों का और उस आंकड़ों से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नौ प्रश्न की केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति यानी कि हाई लेवल कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो देखिए इस उच्च स्तरीय समिति का जो गठन किया गया है इसके अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। और ये समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए इनके योगदान देने के लिए, इनकी श्रद्धांजलि देने और आभार प्रकट करने के लिए 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले एक साल के स्मरण उत्सव की गतिविधियों पर फैसला लेगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है
अभी हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, याद रखिएगा। इसका गठन केंद्र सरकार ने किया है और इसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। 10वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के पहले तेल और गैस रिजर्व को जो है राष्ट्र को समर्पित किया। देखिए अभी हाल ही में जो आपका पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के राज्य के जो है पहले तेल और गैस रिजर्व को अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और पश्चिम बंगाल राज्य का जो आपका ये तेल और गैस रिजर्व है, ये आपका अशोक नगर में स्थित है पश्चिम बंगाल के। और इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए जो आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर यानी कि अशोक नगर तेल और गैस रिजर्व से प्रोडक्शन शुरू होने के साथ पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में अब शामिल हो गया है जहाँ से तेल निकाला जा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में तेल और गैस का ये पहला रिजर्व जो है 2018 में खोजा गया था। यहाँ पे काफ़ी रिसर्च चला, यहाँ पे प्लांट बैठाया गया और अब ये प्लांट तैयार हो गया है। यहाँ पे अब जो है जो आपका नेचुरल ऑयल और गैस है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इस तेल और गैस रिजर्व का नाम जो है बंगाल बेसिन रखा गया है। बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व जो है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के पास स्थित है। ठीक है। 11वां प्रश्न की 12वीं गृह यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिति का उद्घाटन है, ये किसने किया था। तो देखिए 12वीं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिति का जो उद्घाटन है ये भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। और ये शिखर सम्मेलन जो है ये सभी समुदायों के लाभ के लिए अस्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए, मजबूत तंत्र बनाने में मदद करने के लिए, नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था ये आपका था रिजुवेंटिंग रेजिलेंट हैबिटेट्स। ठीक है। तो थीम और जो आपके स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया कि जो आपका 12वां ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट समिट था, इसका उद्घाटन किसने किया, वेंकैया नायडू ने, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। 12वां प्रश्न की नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 के लिए सितंबर 2020 में जारी किए गए अपने पूर्वानुमान 12.6% को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च था, इसने जो है सितंबर 2020 में एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2021 के वित्तीय वर्ष में -12.6% की जो है दर से वृद्धि करेगी। लेकिन अब इसने कहा कि नहीं, ये वाला आंकड़ा गलत है। इसने अब ये दिसंबर में एक नया आंकड़ा प्रस्तुत किया और बताया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये वित्त वर्ष 2021 में -7.3% की दर से जो है वृद्धि करेगी। और देखिए जो ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, बताइए। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, बताइए। चौथा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है ये किस राज्य में आयोजित होगा, बताइए। पांचवा कि भारतीय मुक्केबाजों ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत यानी कि प्राकृतिक अधिकार उत्तराधिकार की शुरुआत की, बताइए आंसर इसका। देखिए इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा, मुझे आंसर बताना है क्योंकि ये कल के क्वेश्चन अपडेट हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कल का था कि हाल ही में किस देश की स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए देश आपका सिंगापुर है। सिंगापुर में भोजपुरी बोली जाती है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध पत्रकार और आरएसएस के पहले आधिकारिक प्रवक्ता का निधन हो गया। तो देखिए इनका नाम है एमजी वैद्य। और पांचवा था कि हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है रतन टाटा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और देखिए टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आप इन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए।